हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईसी अड्डा। स्वागत है आज आपका इस नए वीडियो में। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें पहला लेक्चर आप पढ़ चुके हैं जिसमें हमने कुछ चीज़ें कवर की थी। अब ये है दूसरा लेक्चर। इसमें हम कवर करेंगे इसका आर्किटेक्चर और ऑपरेशन ऑफ 8085 का आर्किटेक्चर कैसा होता है और उसमें क्या क्या ऑपरेशन कैसे होते हैं। तो इसमें यदि आर्किटेक्चर में ज़्यादा समय लग जाएगा तो ऑपरेशन बाद में हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ये दोनों एक साथ हो पाएगा तो एक साथ बाइंड अप करने का हम ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये लेक्चर। आपको यहाँ दिख रहा होगा, देख लेता हूँ, दिख रहा है। ये है 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका आर्किटेक्चर। इसको कुछ मैंने लिख दिया है जिससे आपको आसानी से, क्योंकि आपका जो है रिटन एग्जाम होगा, आप उसमें एग्जाम में सही से जो मैं बातें समझाऊंगा उसको लिख सकें। तो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है कितने बिट का है बेटा? 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यानी एक समय में 8 बिट के डेटा को क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, एक समय में 8 बिट के डेटा को क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। इसे 1976 में जो है इंटेल ने डेवलप किया था। यह पर्सनल कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों में कैसा वाइडली यूज किया गया था। इसके पहले भी माइक्रो प्रोसेसर बने थे। जब ने इसके पहले जो हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन जब मैंने पढ़ाया है तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले 4004 बना था, उसके बाद जो है 8008 बना था, ठीक है, उसके बाद 8080 बना था, उसके बाद ये 8085 बना। लेकिन ये जो है पर्सनल कंप्यूटिंग की शुरुआती दिनों में ये कैसा वाइडली यूज हुआ। ठीक है, इसलिए हम इसको ज्यादा पढ़ते हैं 8085 को। ठीक है, तो इसकी सरलता और यूज करने में आसानी के कारण ये बहुत ही पॉपुलर चॉइस था उस समय। ये कैसी चॉइस था? पॉपुलर चॉइस था। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर जो है हम इसमें समझने वाले हैं। तो उसको समझने से पहले इसके कुछ फीचर्स हैं वो समझ लेते हैं। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये क्या है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स के फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर बेटा है ये 8085 में क्या है? 6 जनरल पर्पज रजिस्टर होते हैं। जनरल पर्पज रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है? जिसमें ये ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है जिसमें क्या है? इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है। इंफॉर्मेशन क्या होती है? स्टोर होती है। ये तो एक 6 क्या है? जनरल पर्पज रजिस्टर हैं और ये प्रत्येक रजिस्टर 8 बिट का है। प्रत्येक रजिस्टर 8 बिट का है, मतलब एक रजिस्टर में 8 बिट हमारी स्टोर हो सकती है। और इन्हें जो है पेयर में भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब जब पेयर में यूज करेंगे तो कितने बिट एक साथ स्टोर कर सकते हैं हम? 16 बिट ऑपरेशंस के लिए इनको क्या कर सकते हैं? पेयर में, मतलब जोड़ा जा सकता है। इनको क्या कर सकता है? पेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पहला हो गया आपका फीचर 8085 में। दूसरा फीचर क्या है? इसमें प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर होता है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? ये 16 बिट का रजिस्टर है। कितने बिट का? 16 बिट का, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या करता है? एड्रेस रखता है। मतलब इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है जो भी आगे होने वाला इंस्ट्रक्शन है। जैसे मान लो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है? माइक्रो प्रोसेसर ऐड कर रहा है 2 बिट को। तो ऐड करने के बाद उस ऐड किए गए डेटा को कहीं क्या करना होगा? सेव करना होगा। वो जिस लोकेशन पे होगा उसका क्या होगा? उसका एड्रेस किसके पास होगा? प्रोग्राम काउंटर के पास होगा। ठीक है, और ये उस चीज को फेच करने के बाद क्या करता है? इसमें जो है एड्रेस बढ़ जाता है, अपने आप क्या हो जाता है? इंक्रीमेंट हो जाता है। मान लो इसमें था 20, 16 बिट का एड्रेस होता है, 16 बिट का एड्रेस होता है, आपको पता है। तो ये 200 मान लो इस पे था, जो मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होना है। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन होने के बाद, ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली 1 से क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये क्या होगा? 1 से क्या होगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। फिर स्टैक पॉइंटर क्या होता है, ये भी 16 बिट का रजिस्टर होता है जो क्या करता है, स्टैक के टॉप को ट्रैक करता है। जो भी टॉप पे होगा स्टैक, इसमें एक स्टैक पॉइंटर होता है 8085 में, जो स्टैक में क्या होता है, डेटा अरेंजमेंट फॉर्म में होता है और लास्ट इन फर्स्ट आउट पे के प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे पहले जाएगा, इसलिए जो ये क्या करता है, टॉप ऑफ एड्रेस को क्या करता है, ट्रैक करता है। इसका रिटर्न एड्रेस और टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है स्टैक पॉइंटर का। ठीक है, आप देखो इसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, ये तीसरा फीचर है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक 8 बिट का जो है रजिस्टर है जिसमें वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन को रखा जाता है। जो प्रेजेंट टाइम में मान लो ऐड है, ठीक है, ऐड ए कॉमा बी, मतलब दो नंबरों को ऐड करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है ऐड ए कॉमा बी। अब उसको क्या करेगा, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर ने फेच किया, फेच मतलब वहां से उसको लेकर आया, तो उसको रखने के लिए जो एड्रेस यूज होता है उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं। इसके बाद जो है इसके बाद जो है ये कुछ है, फ्लैग रजिस्टर एक होता है। फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, एक 8 बिट का रजिस्टर होता है जो स्टेटस फ्लैग को स्टोर करता है। ये मतलब बताता है जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे उनके रिजल्टेंट का, ये क्या बताता है, उनके रिजल्टेंट का ऑपरेशन बताता है। वही यहाँ लिखा है जिसमें कैरी जो तब सेट होता है जब अर्थमेटिक ऑपरेशन से कैरी जनरेट होता है। एक जीरो फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग जब रिजल्ट जीरो होता है तब ये सेट होता है, और जब 1 होता है तो मतलब नॉन जीरो होता है तब ये जीरो होगा, मतलब रिसेट होगा। इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो ये फ्लैग रजिस्टर इसकी जो है एक फीचर हो गया। इसके बाद जो है बसेस को देख लो। एक डेटा बस होती है, डेटा बस जो 8 बिट की होती है। एड्रेस बस होती है जो कि 16 बिट की होती है। और एक कंट्रोल बस होती है जो कि क्या करती है, सिग्नल्स को कंट्रोल सिग्नल भेजती है। ये क्या भेजती है, कंट्रोल सिग्नल भेजती है। तो ये 8 बिट की बाई डायरेक्शनल बस होती है। डेटा बस कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल बस होती है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है, देखो भैया, बाई डायरेक्शनल का मतलब है कि दोनों डायरेक्शन में डेटा आ सकता है। ठीक है, इस साइड भी आ सकता है और इस साइड भी आ सकता है। बोथ डायरेक्शन में डेटा क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वहां से आ भी सकता है। लेकिन एड्रेस बस क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ये सिर्फ क्या करता है, एड्रेस जनरेट करता है। एड्रेस जनरेट करने के बाद लोकेशन को एक्सेस कर लेता है, लोकेशन को क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है। तो इसलिए ये क्या होती है भैया, यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब है एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, ये यूनी डायरेक्शन होती है, ये यूनिडायरेक्शनल बस है। और कंट्रोल बस क्या करती है, जो सिग्नल, ये कंट्रोल बस क्या है, ये कौन कौन से सिग्नल्स को क्या करता है, परफॉर्म करता है, तो सिग्नल से बना होता है। ये सिग्नल से बना होता है जो माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। जैसे रीड और राइट। जब हम कहेंगे रीड तो मतलब डेटा कहीं से फेच किया जा रहा है, किसी मेमोरी लोकेशन या रजिस्टर से डेटा क्या किया जा रहा है, फेच किया जा रहा है, तो होगा रीड। डेटा को फेच करने के लिए रीड करते हैं। और राइट का मतलब है डेटा को कहीं स्टोर करना है, डेटा को कहीं स्टोर करना है। और फिर इसके बाद जो है इंटरप्ट। इंटरप्ट भैया क्या है, इंटरप्ट कोई एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है, जैसे हम प्रेजेंट टाइम में कुछ काम कर रहे हैं, मान लो कि आप मोबाइल में वीडियो देख रहे होते हैं और किसी का कॉल आ जाए, किसी का कॉल आ जाए तो वीडियो रुक पॉज हो जाता है और कॉल कॉल के लिए क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर कॉल को प्रायोरिटी दे देता है। तो ये जो दूसरा इवेंट आ गया, मतलब कॉल एक दूसरा इवेंट है, उसको एक्सेस मिल गया, इसी को बोलते हैं इंटरप्ट। तो किसी की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, किसी की प्रायोरिटी कम होती है। जैसे मैसेज आता है, तो मैसेज क्या होता है, मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन हमारा वीडियो ऑफ नहीं होता है, वीडियो चलता रहता है। ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी कम है। कॉल आती है तो वीडियो बंद हो जाता है, कॉल को प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये इंटरप्ट की कुछ की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, कुछ की प्रायोरिटी कम होती है। अभी आगे हम इसको और अच्छे समझेंगे। तो ये एक्सटर्नल इवेंट, ये सिग्नल के लिए क्या करता है, इंटरप्ट होता है। और रिसेट
माइक्रो प्रोसेसर को रीस्टार्ट करने के लिए। मान लो हम कुछ कर रहे हैं, हमारा मोबाइल जैसे है, मोबाइल को भी रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीसेट या रीस्टार्ट मतलब वो क्या होता है, स्टार्टिंग से शुरुआत हो जाती है। जैसे हम कहीं मोबाइल में कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम बहुत सारे ऐप्स खोल चुके होते हैं, तो ऐप्स क्या होते हैं, खुले रहते हैं, लेकिन जब हम रीस्टार्ट कर देते हैं तो फोन हमारा फिर से नए तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, मान लो जब हम उसमें रीसेट का बटन दबा देंगे तो जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या होंगे, रीसेट हो जाएंगे। फिर से कहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म होना स्टार्ट होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा होगा। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब इंस्ट्रक्शंस का कम, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिख के एक प्रोग्राम बनाया जाता है। तो उसको सीरियली वन बाय वन करके इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करता है, तब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट। अब चलिए हम देखते हैं कि इसका जो है आर्किटेक्चर कैसा है। 8085 का ये आर्किटेक्चर देखो, ये आर्किटेक्चर बना हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं जिससे आपको सही से, अब ये आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका 8085 का आर्किटेक्चर है। तो वन बाय वन करके मैं समझाता हूँ। ये है एक्यूमुलेटर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अब आपको ये पूरा दिख रहा है। ये पूरा क्या है, इसका आर्किटेक्चर है। अब इसमें वन बाय वन करके हम सब कुछ देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। ये क्या है भैया, ये है एक्यूमुलेटर। ये क्या है, एक्यूमुलेटर। इसके बाद ये है टेम्परेरी रजिस्टर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, जो भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें एक ऑपरेंड का काम करता है, और प्लस में उनका रिजल्ट, उनके रिजल्ट को क्या करता है, ये अपने अंदर रखता है, ठीक है, अपने अंदर रखता है। ये कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। ये कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर इसको बोलते हैं। ये है टेम्परेरी रजिस्टर, किसी डेटा को टेम्परेरी रूप से क्या करता है, ये स्टोर करता है, ये टेम्परेरी रजिस्टर है। ये फ्लैग रजिस्टर है। तो फ्लैग रजिस्टर जैसे अभी मैंने पीछे बताया, फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, एएलयू सॉरी अर्थमेटिक, अर्थमेटिक्स और लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी होते हैं उनके रिजल्ट का क्या करता है, स्टेटस बताता है। उनके रिजल्ट का क्या बताता है, स्टेटस बताता है, ठीक है। तो हम इसके स्टेटस को चेक करके हम बहुत चीजें जान सकते हैं। अब देखो ये है ALU, इसमें क्या होता है, 1 और 2, ये क्या है, ऑपरेंड है। ये क्या है, इनपुट है। और ये वाला जो है ये है आउटपुट। ये क्या है, आउटपुट। ये दोनों ऑपरेंड है, ये रिजल्ट है। ये दोनों ऑपरेंड है, ये रिजल्ट है। अब ये देखो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, जो भी इंस्ट्रक्शन फेच होके आता है मेमोरी से, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो है, प्रोग्राम जो है वो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में होता है। प्रोग्राम कहाँ होता है बेटा, मेमोरी में होता है। मेमोरी से जो भी इंस्ट्रक्शन आता है, मान लो दो नंबर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या कोई और एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, इंस्ट्रक्शन का मतलब है जो हम काम करवाना चाह रहे हैं उसके लिए एक कोड वर्ड, उसके लिए एक कोड वर्ड। तो यहाँ हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होते हैं। असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि बताते हैं माइक्रो प्रोसेसर काम क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर काम क्या करेगा। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो इंस्ट्रक्शन फेच होके आता है, और यहाँ क्या होता है, स्टोर होता है। यहाँ टेम्परेरी रूप से कुछ समय के लिए उसको रखा जाता है। ये कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। ये कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। इसके बाद इसके नीचे लगा हुआ है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, जो इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है कि ये इंस्ट्रक्शन काम क्या करवाना चाह रहा है, और उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने के बाद हम उसको मशीन साइकिल में इनकोड कर देते हैं। मतलब उस इंस्ट्रक्शन को हम बाइनरी फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। बाइनरी फॉर्मेट में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब बाइनरी फॉर्मेट में चेंज होने के बाद ये टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसको समझता है कि हमें माइक्रो प्रोसेसर से क्या काम करवाना है। उस तब ये क्या करता है, ये कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। ये यहाँ से क्या भेजता है, कंट्रोल सिग्नल्स भेजता है। तो ये कंट्रोल सिग्नल्स देखो, इसमें कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स हैं। जैसे ये क्या करेगा, यहाँ ये कंट्रोल सिग्नल है, ये कंट्रोल सिग्नल रीड करेगा, राइट करेगा,
ठीक है, और इस पे बार लगा है, इसका मतलब है एक्टिव लो। एक्टिव लो मतलब बार का मतलब जब इसको 0 देंगे तब ये ऑपरेट करेगा और 1 देंगे तो ये नहीं ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये एक्टिव लो है। और ये क्या है, जिस पे बार नहीं लगा होता है उसको बोलते हैं एक्टिव हाई। मतलब जब हाई दोगे तब वो एक्टिव होगा और जब लो दोगे तब एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो रीड, राइट, एएलई ये सब क्या है, ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं। एएलई का मतलब है अर्थमेटिक, सॉरी, एड्रेस लैच इनेबल। ये जब 1 होगा तो ये जो है यहाँ पे डेटा और एड्रेस बफर लिखा हुआ है, ये क्या होती है, लोअर एड्रेस। और लोअर एड्रेस बाइट जो होती है वो डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स होती है। मल्टीप्लेक्स मतलब दोनों एक साथ एक दूसरे में पिंस, नंबर ऑफ पिंस को कम करने के लिए क्या कर देते हैं, उसको मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। तो ये मल्टीप्लेक्स जो होता है ये किससे कंट्रोल होता है, एएलई से। एएलई यदि 1 है, एड्रेस लैच इनेबल 1 है, तब क्या होगा, ये जो मल्टीप्लेक्स है बस ये कैसे बिहेव करेगी, एड्रेस बस की तरह बिहेव करेगी। बेटा कैसे बिहेव करेगी, एड्रेस बस की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, और जब ये क्या है, ये 0 है तब ये डेटा की तरह बिहेव करेगी। कैसा बिहेव करेगी, डेटा की तरह। अब ये डीएमए सिग्नल्स हैं, इसमें होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज। होल्ड का मतलब है जब हम कोई पेरिफेरल डिवाइसेस से डायरेक्ट मेमोरी से और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में क्या करवाना चाह रहे होते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन करवाना चाह रहे हैं, हम डेटा का ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं। मतलब हम कोई, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, आपका कंप्यूटर है, इसमें एक्सटर्नल डिवाइसेस जो लगाते हैं, जो जैसे कीबोर्ड हो गया, और कीबोर्ड हो गया या पेन ड्राइव हो गई। ठीक है, ऐसे हम कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस लगाते हैं, मतलब पेरिफेरल डिवाइसेस लगाते हैं। इसको और अच्छे से समझेंगे, अभी सिर्फ समझ लो कि ये क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर खुद इन्वॉल्व ना होकर मेमोरी और किसी बाहरी डिवाइस के बीच में क्या डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए बस को आज़ाद कर देता है। उसके लिए ये 2 सिग्नल हैं। होल्ड मतलब कोई बाहरी डिवाइस क्या कहेगा माइक्रो प्रोसेसर को कि आप थोड़ा सा अपनी बसेस का कंट्रोल हमें दे दो, उसके लिए वो कौन सा सिग्नल भेजेगा, माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड। और माइक्रो प्रोसेसर उस सिग्नल को रिसीव करेगा और फिर वो सिग्नल देगा होल्ड एक्नॉलेज का, कि आपकी होल्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। होल्ड रिक्वेस्ट क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो ये है रिसेट इन। यदि माइक्रो प्रोसेसर को हम रिसेट करना चाहते हैं तो इस वाले सिग्नल को क्या करेंगे, एक्टिव लो करेंगे, तो ये होगा रिसेट इन। और जो है बाहरी जो डिवाइसेस लगी हैं, बाहरी जो डिवाइसेस लगी हैं, ठीक है, उनको हम रिसेट करने के लिए रिसेट आउट सिग्नल भेजते हैं। और यहाँ से क्लॉक आउट, जो बाहर वाली डिवाइसेस हैं उनको क्लॉक देने के लिए क्लॉक आउट सिग्नल है। और ये रेडी है किसी काम को करने के लिए। कोई डिवाइस जब रेडी हो जाती है तब तो माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल देती है आई एम रेडी, तो ये रेडी सिग्नल है। ठीक है, यहाँ से क्या इसको पावर सप्लाई देते हैं, ये +5 वोल्ट है और ग्राउंड है। ये दो हैं X1 और X2, ये है क्लॉक, ये है क्लॉक इनपुट। यहाँ से हम क्लॉक लगाते हैं। ये दो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसको 50% ड्यूटी साइकिल चाहिए। क्या चाहिए, 50% ड्यूटी साइकिल। तो 50% ड्यूटी साइकिल का ऑसिलेटर हमारे लिए थोड़ा बड़ा टास्क हो जाएगा, क्योंकि जो मार्केट में ऑसिलेटर्स आते हैं उनकी ड्यूटी साइकिल फिक्स नहीं होती, उनकी ड्यूटी साइकिल फिक्स नहीं होती। तो ये 2 इनपुट्स लगा के हम इसमें इसके अंदर टी फ्लिप फ्लॉप लगा देते हैं, जिससे 50% की ड्यूटी साइकिल हो जाती है। खैर ये बात अंदर की है, छोड़ो। ठीक है, और ये वाले जो है ये BCDEHL ए हैं जनरल पर्पज रजिस्टर। इनका नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितना होता है, 6 होता है। ये सिंगल सिंगल यूज जब किए जाते हैं तो 8 बिट के होते हैं, जब पेयर में यूज किए जाते हैं तो ये 16 बिट के होते हैं। ठीक है, तो BC एक साथ पेयर बन सकता है, DE एक साथ पेयर बन सकता है, H और L एक साथ पेयर बन सकता है। W और Z ये है टेम्परेरी रजिस्टर्स। इसमें किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, कॉपी करवाना है। तो मान लो कि B और C में डेटा को इंटरचेंज करना है, तो C का हम डेटा क्या करेंगे, W में रख देंगे, W में रख देंगे, B का डेटा C में ट्रांसफर कर देंगे, फिर W से B में कर देंगे। ठीक है,
किसी दो चीजों में इंटरचेंज करने के लिए तीसरी चीज की जरूरत होती है। तो डब्ल्यू और जेड क्या है, ये टेम्परेरी रजिस्टर हैं, इनको बोलेंगे टेम्परेरी रजिस्टर्स। ये पेयर में भी यूज किए जा सकते हैं और सिंगल सिंगल भी यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टैक पॉइंटर, ये स्टैक पॉइंटर 16 बिट का है, ये स्टैक के टॉप को ट्रैक करता है। ठीक है, और प्रोग्राम काउंटर जो भी इंस्ट्रक्शंस होने हैं उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का इसमें क्या रहता है, एड्रेस रहता है। उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या रहता है, एड्रेस। मान लो कि हमें कुछ कुछ एक प्रोग्राम है, ठीक है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है। मान लो कि 2000H 16 बिट का एड्रेस होता है, ये हेक्साडेसिमल में लिखा है, इसलिए हमें 4 नंबर चाहिए। और कोई जरूरी नहीं 200 से ही स्टार्ट हो, ये 00 से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने, और जैसे 2001 2002 ये हेक्साडेसिमल में नंबर है। तो मान लो कि हमें हमारा ऐसा प्रोग्राम है, ये मेमोरी लोकेशंस है, और इसमें हर लोकेशन पे क्या है, डेटा सेव है। हर लोकेशन पे क्या है, डेटा सेव है। वो 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है, 8 बिट का ही होगा जनरली। ठीक है, अब यहाँ भी डेटा कुछ स्टार्ट है, जैसे 08 हो सकता है H, ये 8 बिट का है, यानी 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ कुछ और हो सकता है, ठीक है, ऐसे, या फिर यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, डेटा हो सकता है। अब क्या करेगा, ये प्रोग्राम काउंटर में जो है एड्रेस होता है किसका, मान लो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, ये, तो इसका एड्रेस होगा। ठीक है, फिर ये जब एग्जीक्यूट हो रहा है तब किसका एड्रेस होगा, इसका एड्रेस होगा। तो मतलब जो भी एड्रेस होता है, तो प्रेजेंट का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ये 1 से क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, खुद से क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगा हुआ है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगा हुआ है। अब ये है एड्रेस बफर, ये है एड्रेस डेटा और एड्रेस बफर। तो ये हायर बाइट है, एड्रेस का क्या है, ये भैया ये क्या है, हायर बाइट है। हायर बाइट मतलब जो 16 बिट का डेटा होता है, सॉरी 16 बिट का एड्रेस है, यदि मान लो है 1001H, ये 16 बिट का है, तो ये है हायर बाइट, इसको बोलेंगे हायर बाइट, और इसको बोलेंगे लोअर बाइट। लोअर बाइट, बाइट का मतलब है एक बाइट में 8 बिट होती हैं, एक बाइट में 8 बिट होती है। ठीक है, और एक निबल में 4 बिट होती है। तो ये आपको हो सकता है पता हो, ना पता है तब ये आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक, अब जो है चलते हैं। अब देखो ये है एड्रेस और डेटा बस। तो यहाँ ये जो लोअर एड्रेस और डेटा तो 8 बिट का ही होता है। तो लोअर बाइट एड्रेस डेटा बस के साथ क्या होता है, मल्टीप्लेक्स होता है, जिससे नंबर ऑफ पिंस कम से कम हो, नंबर ऑफ पिंस कम से कम हो सके। तो ये ALE के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। अब देखो इसमें ये वाला रह गया था, स्टेटस सिग्नल बताता है, S0 S1 IO M बार। ठीक है, तो ये बताता है स्टेटस, माइक्रो प्रोसेसर क्या काम कर रहा है, रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, मेमोरी में रीड कर रहा है, या आईओ में रीड कर रहा है, या राइट कर रहा है। तो वहां ये कहाँ से मिलता है, ये स्टेटस सिग्नल बताता है। ठीक है, तो ये आपका जो है। अब रह गया इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल मतलब कोई भी जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा होता है, तो कोई बाहर से एक्सटर्नल इवेंट आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोलते हैं। तो देखो ये है इंटरप्ट, कोई डिवाइस जब इंटरप्ट करती है तो इंटरप्ट का सिग्नल भेजेगी, इंटरप्ट। और जब माइक्रो प्रोसेसर उस इंटरप्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो इंटरप्ट एक्नॉलेज का सिग्नल भेजेगा। कैसा भी सिग्नल भेजेगा, इंटरप्ट एक्नॉलेज का। और इसमें ये क्या है, इंटरप्ट है, जैसे ट्रैप है, रेस्ट, आर RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये इंटरप्ट कंट्रोल है। अब देखो ये सीरियल आईओ कंट्रोल है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जब माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है या रिसीव करता है, तो
सीरियली डेटा जाएगा और सीरियली डेटा आएगा, यानी SID सीरियल इनपुट डेटा, SOD सीरियल आउटपुट डेटा। तो ये सीरियल IO कंट्रोल है। ये वाली क्या है, ये इंटरनल बस है। अब इसमें कुछ बसेस देखो, बसेस का भी देख लो। बसेस इसमें 3 टाइप की बस है, एड्रेस बस, एड्रेस बस, डेटा बस, एड्रेस बस, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। तो ये वाली जो है ये है डेटा बस, बाई डायरेक्शनल है, ये डेटा बस, ये डेटा बस, ठीक है। ये डेटा बस और क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल की जरूरत लगती है, तो ये भी डेटा यूनिडायरेक्शनल है। यहाँ से एड्रेस भी आ सकता है, डेटा भी आ सकता है, ये भी एड्रेस भी आ सकता है, डेटा भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें ये यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शन में है तो यूनिडायरेक्शन, और दोनों डायरेक्शन में है तो बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये बसेस है, और ये जो पतले पतले सिग्नल्स आपको ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ये हैं कंट्रोल सिग्नल, ये हैं कंट्रोल सिग्नल्स। ये क्या है, कंट्रोल सिग्नल, ये कंट्रोल बसेस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। तो ये पावर सप्लाई यहाँ, तो ये आपका पूरा हो गया। आई थिंक आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हुआ होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बस बनाते हैं, बस बनाते हैं, फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर वन बाई वन करके ऐसे ऐसे चलते चले जाते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। अब देखो अब देखो क्या करेंगे कि वन बाई वन करके चीजों को समझेंगे। यहाँ तक तो हमने अभी आपको बताया कि ये जो है आर्किटेक्चर है, और इसमें ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं। अब देखो यहाँ से ये LU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये क्या होती है ये भैया समझो। तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट आदि को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाने, इनको किसको यूज किया जाता है, LU। जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है, ALU, ठीक है। ALU का शेप आपने वहां देखा है, ठीक है। एक बार मैं फिर से यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा, ये ऐसा होता है, ये क्या है, ALU, ये है ALU। ये दोनों है यहाँ से ऑपरेंड मतलब इनपुट, और यहाँ से मिलता है आउटपुट। ये है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ALU में अलग अलग ऑपरेशंस किए जाते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, बिट शिफ्टिंग ऑपरेशन और अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो ये ALU हो गया। अब देखो फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, ALU के बाद फ्लैग रजिस्टर, ठीक है। तो फ्लैग रजिस्टर देखो ये है भैया, ये वाला फ्लैग रजिस्टर है, कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। ये बताता है स्टेटस, ये बताता है स्टेटस। तो यह एक 8 बिट का रजिस्टर है जो एक्यूमुलेटर में स्टोर किए गए वैल्यू के आधार पर 0 या 1 स्टोर करता है। तो फ्लैग रजिस्टर में 8 बिट होते हैं, जिनमें 5 बिट इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 बिट डोंट केयर कंडीशन है, ठीक है। 5 बिट क्या है, इंपॉर्टेंट है, और बाकी क्या है, डोंट केयर कंडीशंस हैं। क्या है, डोंट केयर कंडीशंस। तो अब देखो इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। तो अब फ्लैग रजिस्टर क्या है, कभी कभी 5 नंबर में फ्लैग रजिस्टर पूछ लिया जाता है, इसलिए आप मतलब ये टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि सर आर्किटेक्चर में इतना ज़्यादा लिखना बैड हो जाएगा। तो बिल्कुल बैड नहीं होगा। मैंने लास्ट में क्या किया है कि अटैच कर दिया है इसके साथ, कि जो जब आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करो, तो आप वहां से चीज़ों को लिख सकते हैं। ये है ये है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा सब्जेक्ट, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा सब्जेक्ट, तो मैं तो यही कोशिश करूंगा कि हर चीज़ आपको, छोटी से छोटी बात मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो इसलिए जो है, यदि आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब देखो यही बता दिया गया कि इसमें क्या होता है, 8 बिट का रजिस्टर है जो कि एक्यूमुलेटर में स्टोर किए गए वैल्यू के आधार पर जो 0 या 1 बताता है। आप देखो 8 बिट का रजिस्टर है,
ये कैसा होता है? देखो ये है रजिस्टर, कितने बिट का है भैया? ये है 8 बिट का, ये है 8 बिट का। तो देखो ये मान लो कि D0 है, पहले लिख लेता हूँ बाद में करूँगा। ये है D0, ये D0, ये है D1, ये है D2, ये है D3, ये है D4, ये है D5, ये है D4, D5, D6 और D7। यानी 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया? 7 तक। ये कितने बिट का है बेटा? 8 बिट का है। ठीक है, ये है 8 बिट का। तो हर जगह तो 8 बिट का है रजिस्टर। तो ये जो है एक्यूमुलेटर जो है उसका जो भी रिजल्ट होता है, एक्यूमुलेटर का जो भी रिजल्ट होता है, सॉरी, एक्यूमुलेटर में जो भी स्टोर वैल्यू होती है, ALU का जो रिजल्ट होता है वो कहाँ स्टोर होता है? एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो उसमें जो रिजल्ट है तो उसके स्टेटस के आधार पर क्या है, ये सेट होगा या रिसेट होगा। तो सबसे पहले जो इधर होता है ये बताता है कैरी, ये बताता है भैया कैरी, CY कैरी। 1, 3 और 5 ये क्या है? तीनों डोंट केयर कंडीशन है। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है? कंसीडर करते ही नहीं है। ये बताएगा पैरिटी, ये बताएगा पैरिटी। D4 ये बताएगा ऑक्सिलरी कैरी, ये बताएगा ऑक्सिलरी कैरी। और D6 क्या बताएगा? D6 बताएगा जीरो, रिजल्टेंट है जीरो है या नहीं, और ये बताएगा साइन, ये बताएगा साइन। तो अब इसके लिए जो है, इसका मैं हर प्रत्येक का नाम लिख देता हूँ। ये क्या है? ये है ठीक है, ये है कैरी, ये है कैरी। यानी रिजल्टेंट जो है, ठीक है, जब 8 बिट के बाद कोई ओवरफ्लो बिट होएगी, मान लो दो नंबर्स को हमने ऐड किया, ठीक है, दो नंबर्स को ऐड किया, तो लास्ट में जो कैरी जनरेट होता है, लास्ट में क्या है? ओवरफ्लो हो जाए, 8 बिट से ज्यादा वैल्यू हो जाए, तो क्या होगा? कैरी जनरेट होगा। तो कैरी जब जनरेट होगा रिजल्टेंट से तब ये 1 होगा, ठीक है, 1 यानी सेट होगा। और यदि कैरी नहीं जनरेट होगा तब ये होगा जीरो, ठीक है, तब ये यानी रिसेट होगा। ये डोंट केयर कंडीशन है। ये है पैरिटी, पैरिटी ये बताएगा कि रिजल्ट जो है यानी एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है, तो नंबर्स ऑफ वन यदि इवन है तो ये सेट होगा यानी 1 होगा, यानी और नंबर ऑफ 1 जो है रिजल्टेंट का वो ऑड है, तब क्या होगा? ये जीरो होगा यानी रिसेट होगा। रिजल्टेंट यानी एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। ये है ऑक्सिलरी कैरी। तो ऑक्सिलरी कैरी यदि निबल से, लोअर निबल से, ऑक्सिलरी कैरी यानी लोअर निबल से यदि कोई ओवरफ्लो होता है, लोअर निबल से यानी कोई ओवरफ्लो होता है। अब लोअर निबल आपको थोड़ा सा समझना इसलिए जरूरी है, जैसे मान लो कि 0 0 1 0, ठीक है, और 0 0 1 1, ठीक है, ये 8 बिट है। तो 4 बिट का निबल होता है, ये है लोअर निबल, ये है हायर निबल, ठीक है। अब यहाँ से कोई कैरी जनरेट हो जाए, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाए? कैरी जनरेट हो जाए, यहाँ से कोई कैरी जनरेट हो जाए, इसको बोलेंगे ओवरफ्लो, इसको बोलेंगे ओवरफ्लो, लोअर निबल से ओवरफ्लो। जब ये लोअर निबल से ओवरफ्लो होगा तो ऑक्सिलरी कैरी क्या होगा? सेट होगा। और ये ओवरफ्लो नहीं होगा तो ये क्या होगा? रिसेट होगा। ये जीरो है, ठीक है, ये है जीरो, ठीक है। यदि रिजल्टेंट जीरो है तब ये सेट होगा, और रिजल्टेंट नॉन जीरो है तो ये रिसेट होगा। ये है साइन फ्लैग, यानी 8 साइन फ्लैग। यदि 8 बिट का डेटा है, ठीक है, वो तो D7 रिजल्ट 8 बिट का है, एक्यूमुलेटर का D7 यदि 1 है, ठीक है, तब ये सेट होगा, यानी वैल्यू जो एक्यूमुलेटर में है वो निगेटिव है। और यदि D7 जीरो है यानी वैल्यू कैसी? पॉजिटिव है, तब ये क्या होगा? रीसेट होगा, ठीक है, तब ये क्या होगा? रिसेट होगा।
तो ये आपका है फ्लैग रजिस्टर। ये क्या है? ये है आपका फ्लैग रजिस्टर। ऐसा होता है, मतलब इसमें पांच 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 प्ले जो है 5 फ्लैग होते हैं और 3 जो जगह 1, 3 और 5 ये डोंट केयर कंडीशन। कैसी कंडीशन है? डोंट केयर। मैं इसको भी लिख देता हूँ, एक का लिख देता हूँ, बाकी का समझ लीजिएगा। डोंट केयर का मतलब है कोई भी वैल्यू हो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये है डोंट केयर कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन है डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन, ये है डोंट केयर कंडीशन। ये है डोंट केयर कंडीशन। अब इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो ये फ्लैग रजिस्टर एक डायनेमिक रजिस्टर होता है, जो अभी ये आपके लिखने के लिए मैंने लिख दिया है। इसको क्या है, एक बार मैं ऐसे पढ़ देता हूँ सिंपली, जिससे कि आप इसको आसानी से लिख सकें। ठीक है, ये क्या है? डायनेमिक रजिस्टर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायनेमिक रजिस्टर है क्योंकि हर ऑपरेशन के बाद यह चेक करने के लिए रिजल्ट 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या कोई ओवरफ्लो हुआ है या नहीं, तो दो 8 बिट नंबर्स के कंपैरिजन के लिए कैरी फ्लैग चेक किया जाता है। दो 8 बिट नंबर्स के कंपैरिजन के लिए कैरी फ्लैग चेक किया जाता है। ठीक है, कि कैरी यदि होगा तो रिजल्ट जो भी नंबर है वो बड़ा नंबर हुआ होगा, तभी तो कैरी जनरेट हुआ, अदरवाइज कैरी क्यों जनरेट होता? तो ये कैरी फ्लैग चेक किया जाता है। तो कई ऑपरेशंस के लिए अक्यूमुलेटर के कंटेंट को चेक करने के लिए उन कंटेंट से अगर दिए गए रिजल्ट के बिहेवियर को चेक करना चाहते हैं तो फ्लैग रजिस्टर का यूज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और चेक करने के लिए कि उसमें रिजल्टेंट जो एक्यूमुलेटर में है वो कैसा है। इसीलिए हम कह सकते हैं फ्लैग रजिस्टर कैसा रजिस्टर है? एक स्टेटस रजिस्टर है। कैसा रजिस्टर है भैया? स्टेटस रजिस्टर है, जो करंट ऑपरेशन की स्टेटस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जो एलयू द्वारा परफॉर्म किया गया उसका रिजल्टेंट कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से फ्लैग हैं? साइन है, जीरो है, ऑक्सिलरी कैरी है, पैरिटी है और कैरी है। ठीक है, इन फ्लैग्स की स्टेटस माइक्रो प्रोसेसर को डिसीजन लेने, कंडीशनल ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन जैसे जंप ऑन कैरी, जंप ऑन जीरो के द्वारा प्रोग्राम के फ्लो को बदलने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या है कि जो मैंने वहां समझाया, अब इन्हीं फ्लैग्स का क्या है लिखा हुआ है? विवरण लिखा हुआ है। इनको क्या करते हैं? रिजल्ट के आधार पर या तो सेट होगा, सेट का मतलब 1 होगा, रिसेट 1 होगा यानी 0 होगा, रिसेट होगा यानी 0 होगा। रिसेट होगा यानी 0 होगा। ठीक, अब देखो क्या है साइन फ्लैग। यदि साइन फ्लैग क्या बताता है? साइन फ्लैग यदि सेट क्या है? एमएसबी यानी एमएसबी यदि 1 है, D7 बिट D7 यदि 1 है तो ये सेट होगा यानी 1 होगा। और यदि नॉन मतलब 0 है, एमएसबी 0 है तो क्या होगा? रिसेट होगा यानी रिजल्ट कैसा? पॉजिटिव है। यदि D7 1 है तो रिजल्ट निगेटिव है। इसका साइन नंबर ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। अब देखो जीरो फ्लैग है, यदि रिजल्टेंट 0 0 है तब क्या होगा? बिट्स 0 है तो क्या होगा? ये सेट होगा। यह सेट होता है अगर ऑपरेशन का रिजल्ट 0 0 होता है। ठीक है, यह रिसेट होता है यदि रिजल्ट जो है नॉन जीरो होता है। यह फ्लैग एक्यूमुलेटर के रिजल्ट के साथ साथ अन्य रजिस्टर से भी मॉडिफाई होता है। यह फ्लैग जीरो फ्लैग है। ठीक है, इसके बाद जीरो फ्लैग के बाद ऑक्सिलरी कैरी। यह सेट होता है अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन के दौरान D3 बिट से D4 बिट अब पोजीशन तक कोई कैरी या बोरो जनरेट होता है। इस फ्लैग का यूज प्रोसेसर द्वारा BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑपरेशन के लिए इंटरनली किया जाता है। यह प्रोग्रामर द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता। ठीक है, मतलब D3 का मतलब ऐसे समझ लो कि 8 बिट है, 8 बिट है तो D0 से D7 तक जाएगा और D3 बिट जो है यानी लोअर निबल। ठीक है, लोअर निबल से जब कोई भी ओवरफ्लो होगा, कैरी जाएगा या वहां से बोरो आएगा, तब ये क्या होगा? 1 होगा, सेट होगा, अदरवाइज ये रिसेट होगा।
पैरिटी क्या होता है, यह सेट होता है अगर रिजल्ट 1 बिट्स की संख्या इवन होती है। जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके लिखने के लिए मैंने लिख दिया, वैसे समझा कि मैं आगे बढ़ गया होता, ठीक है। यह रिजल्ट यह रीसेट होता है यदि नंबर ऑफ बिट्स क्या है, ऑड है। आप देखो कैरी फ्लैग यह सेट होगा अगर एडिशन के दौरान एमएसबी बिट D7 से कोई कैरी जनरेट होता है या सब्सट्रैक्शन के दौरान कोई बोरो जनरेट होगा, तो ये है कैरी फ्लैग। तो ऐसे आपका ये फ्लैग रजिस्टर है। 5 नंबर का यदि आएगा तो ये सारी चीजें आपको डिस्क्राइब करनी पड़ेंगी सेम ऐसे ही, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अब इसके बाद जो है हम चलेंगे एक्यूमुलेटर क्या होता है, ठीक है, एक्यूमुलेटर क्या होता है। तो ये समझो भैया कि एक्यूमुलेटर जो है, यहाँ ए लिख लो, ये एक्यूमुलेटर का उपयोग आयो यानी इनपुट आउटपुट अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। यह एलयू और इंटरनल डेटा बस से जुड़ा होता है। लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, ठीक है, यूज है होता है। यह एएलयू और इंटरनल डेटा बस से जुड़ा होता है। एक्यूमुलेटर माइक्रो प्रोसेसर का क्या होता है, हर्ट होता है बेटा, क्या होता है, हर्ट होता है, क्योंकि सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए एक्यूमुलेटर के 8 बिट पिन हमेशा एलयू से जुड़े रहते हैं और ज्यादातर समय में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस द्वारा किए गए सभी ऑपरेशंस को ऑपरेशन परफॉर्मेंस के बाद एक्यूमुलेटर में ही स्टोर किया जाता है। मतलब ये ऑपरेंड की तरह भी काम करता है और उसके रिजल्टेंट को अपने अंदर स्टोर भी करता है, इसीलिए इसको ये सारे डेटा को क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 2 नंबर्स को ऐड करना है तो एक ऑपरेंड ये देगा और एक ऑपरेंड दूसरा होगा। दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा, दो, मान लो कि एक्यूमुलेटर में पहले से था 2 और हमने किसी रजिस्टर बी में स्टोर किया था 3, ए और बी को हमने ऐड किया तो 3 और 2 5, वो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा। ऐसा समझ लो कि लिखा हो ऐड ए कॉमा बी, तो ये होगा ऐसे, ए और बी ऐड होंगे, रिजल्ट कहाँ जाएगा, ए यानी एक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्यूमुलेटर। आप देखो जनरल पर्पस रजिस्टर, ये भी कभी कभी बोल देते हैं कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स को क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो ये क्या है, ये कितने नंबर ऑफ कितने जनरल पर्पस रजिस्टर कितने होते हैं, 6 होते हैं, बी सी डी ई एच और एच और एल, ठीक है। ये रजिस्टर्स, ये फुल स्टॉप ऐसे लगा है, ये रजिस्टर्स जब पेयर्स में काम करते हैं तो जैसे बी सी डी ई एच एल, तो ये 16 बिट रजिस्टर की तरह काम करते हैं। यहाँ डब्ल्यू और जेड रिजर्व रजिस्टर हैं। इन रजिस्टर्स का उपयोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस में नहीं कर सकते। यह माइक्रो प्रोसेसर के लिए इंटरनल ऑपरेशंस जैसे 2 16 बिट नंबर्स को स्वैप करने के लिए रिजर्व है, ठीक है। 2 नंबर्स को स्वैप करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इंटरचेंज करने के लिए, उसको बोलेंगे स्वैपिंग, ठीक है। हम जानते हैं कि 2 नंबर को स्वैप करने के लिए हमें तीसरे वेरिएबल की जरूरत होती है। यहाँ WZ रजिस्टर पेयर टेम्परेरी रजिस्टर के रूप में काम करते हैं और इस पेयर का उपयोग करके हम 2 16 बिट नंबर्स को स्वैप कर सकते हैं। ये सब बेटा जब मैं वो पढ़ा रहा था तो मैंने इसको समझा दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ। तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं कि आपको समझ ना आ रहा हो, फिर भी नहीं आता तो हम थोड़ी स्पीड अपनी स्लो करेंगे, ठीक है। आप देखो क्या है, टेम्परेरी रजिस्टर क्या होता है, ये 8 बिट रजिस्टर है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के दौरान डेटा वैल्यूज को होल्ड करता है, उनको पकड़ के रखता है, ठीक है। इसको बोलेंगे टेम्परेरी रजिस्टर। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डिकोडर क्या करता है, ये 8 बिट का रजिस्टर होता है जो डिकोड किए गए इंस्ट्रक्शन कोड को होल्ड करता है और इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच किया जाता है। जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच किया जा रहा है उसको क्या करेगा, उसको ये अपने अंदर रखेगा और उसको डिकोड किया करेगा, ठीक है। अब देखो क्या है, इसके बाद स्टैक पॉइंटर जो है 16 बिट का रजिस्टर है। तो यह स्टैक की तरह काम करता है। स्टैक में रजिस्टर की कंटेंट को स्टोर किया जाता है जिसके बाद प्रोग्राम में यूज किया जाता है।
यह एक 16 बिट स्पेशल रजिस्टर है। कितने बिट का है बेटा? ये 16 बिट का स्पेशल रजिस्टर है। क्या है? 16 बिट का जो है स्पेशल रजिस्टर है। ये 16 बिट का क्या है? स्पेशल रजिस्टर है। स्टैक पॉइंटर मेमोरी का पार्ट है, लेकिन यह रैंडम मेमोरी एक्सेस के विपरीत स्टैक ऑपरेशंस का हिस्सा है। स्टैक पॉइंटर मेमोरी के कंटिन्यूअस और कंटीजियस पार्ट में काम करता है। ठीक है, स्टैक पॉइंटर मेमोरी के कंटिन्यूअस और कंटीजियस पार्ट में क्या करता है? काम करता है। जबकि प्रोग्राम काउंटर रैंडम मेमोरी लोकेशंस में काम करता है। क्या करता है? रैंडम मेमोरी लोकेशंस में काम करता है। यह पॉइंटर स्टैक रिलेटेड ऑपरेशंस जैसे पुश, पॉप और माइक्रो प्रोसेसर द्वारा नेस्टेड कॉल रिक्वेस्ट में बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो ये भैया ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे स्टैक पॉइंटर क्या होता है? ये स्टैक के टॉप ऑफ एड्रेस को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। और ऐसे ऑपरेशंस जैसे पुश हो गया, पॉप हो गया, नेस्टेड कॉल रिक्वेस्ट हो गया, इन सब के लिए क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या बताता है? मेमोरी के एड्रेस वैल्यू को रखता है जहां अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है, मेमोरी में सारा जितना भी प्रोग्राम है वो कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। मान लो प्रेजेंट कोई भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ सेट्स होंगे, नंबर ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। तो एक इंस्ट्रक्शन मान लो प्रेजेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है और आगे वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है, तो उसका एड्रेस कहीं तो चाहिए। उसका एड्रेस कहाँ होता है? उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर के पास। इसीलिए ये 16 बिट का होता है। इसीलिए क्या होता है? 16 बिट का होता है, क्योंकि जो एड्रेस होता है वो 16 बिट का होता है 8085 में। तो इसलिए प्रोग्राम काउंटर जो है 16 बिट का रजिस्टर है। मान लीजिए प्रोग्राम काउंटर की करंट वैल्यू 4001 है। इसका मतलब है कि अगला एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन लोकेशन कहाँ है? 4000H पर है, यानी 16 बिट का होता है, इसलिए 4 हेक्साडेसिमल बिट्स लगती हैं। 4 हेक्साडेसिमल बिट्स लगती हैं। तो फेचिंग के बाद प्रोग्राम काउंटर हमेशा अगले इंस्ट्रक्शन के फेचिंग के लिए क्या होता है? +1 हो जाता है। तो नेक्स्ट अब क्या होगा? मान लो ये फेच हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा 4001, और जब 4001 फेच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4002। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है अपन से, वही लिखा हुआ। अब देखो है टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट, टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट ही कंट्रोलिंग सिग्नल्स भेजता है जो माइक्रो प्रोसेसर से वो काम करवाते हैं जो हम काम करवाना चाह रहे हैं। मान लो 2 नंबर्स को ऐड करना है या 2 नंबर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। ठीक है, तो सारी चीजें करता कौन है? टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट सीपीयू सेक्शन के अंतर्गत आता है या सीपीयू के से अन्य डिवाइसेस तक डाटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। यह माइक्रो प्रोसेसर उससे कनेक्टेड डिवाइसेस द्वारा किए गए ऑपरेशंस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, कुछ टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जैसे कंट्रोल सिग्नल्स, डीएमए सिग्नल, रिसेट सिग्नल और स्टेटस सिग्नल, ये सारे मैंने पीछे बताए हैं। ठीक है, आपको ना याद हो तो मैं ले चलता हूँ आपको वहीं। ये सॉरी, देखो ये क्या है? क्लॉक आउट है, रेडी सिग्नल है, ये कंट्रोल सिग्नल है। ये तीनों कैसे हैं? कंट्रोल सिग्नल। ये कैसे तीनों है? स्टेटस सिग्नल। ये है डीएमए सिग्नल और ये है रिसेट सिग्नल। ठीक है, तो ये है टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट में आते हैं। ठीक है, टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट में आते हैं। टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट। अब इसके बाद जो है, इसके बाद है इंटरप्ट। ये भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरप्ट। तो माइक्रो प्रोसेसर जब मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है और अचानक एक इंटरप्ट आ जाता है, तो मेन प्रोग्राम को क्या करता है? रोक देता है। ठीक है, मेन प्रोग्राम से कंट्रोल को शिफ्ट करके इनकमिंग रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने लगता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपके मोबाइल पे कोई कॉल आ जाती है तो वीडियो पॉज हो जाता है। कॉल क्या होती है? मेन एक्सेस कहाँ चला जाता है? कॉल के पास चला जाता है। ये सब कौन कर रहा है?
ये सब इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट कर रहा है। कौन, किससे, किसके अंदर होता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है। माइक्रो प्रोसेसर को बोलता है बेटा रुको, वो रिक्वेस्ट जो आ रही है उसको पहले प्रोसेस करना है, ठीक है। तो मेन प्रोग्राम, और उस रिक्वेस्ट को जैसे कॉल कट जाती है तो हम डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, हम डायरेक्ट वीडियो पे चले जाते हैं, वैसा ही भाई। तो रिक्वेस्ट पूरी होने के बाद कंट्रोल वापस मुख्य प्रोग्राम पे आ जाता है। मेन प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा था, जैसे वीडियो देख रहे थे या कोई काम कर रहे थे, तो हमारा क्या हो जाता है, फिर वापस वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये कितने इंटरप्ट होते हैं, 5 इंटरप्ट होते हैं। कौन कौन से, इंटर, ट्रैप, रीसेट 7.5, रीसेट 6.5, रीसेट 5. तो इंटरप्ट की प्रायोरिटी जब क्या होती है, ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद रीसेट 7.5 की, फिर 6.5 की, फिर रीसेट 5.5 की, इसके बाद जो है इंटरप्ट की प्रायोरिटी तो सबसे कम इसकी होती है, सबसे ज्यादा ट्रैप की होती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यानी ट्रैप यदि आएगा, मान लो 2 इंटरप्ट एक साथ आ जाए, ट्रैप आ जाए और रीसेट 7.5 आ जाए, तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ट्रैप। पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ट्रैप इंटरप्ट। ट्रैप इंटरप्ट पहले जो है एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद रीसेट 7.5। आप देखो कि एड्रेस बस और डेटा बस, ये क्या होता है, डेटा बस बाई डायरेक्शनल होता है और वह डेटा कैरी करता है, जिसमें जिसे स्टोर करना है, डेटा एक जगह से लाना है या दूसरी जगह ले जाना है, ये कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। एड्रेस बस क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यह लोकेशन, यह क्या करता है, लोकेशन को कैरी करता है। यह क्या करता है, लोकेशन को कैरी करता है जहां डेटा स्टोर किया जाना है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस और डेटा बस दो अलग अलग बसेस होती हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए यूज होती हैं, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है। एड्रेस बस और डेटा बस। आप देखो एड्रेस बस का यूज उस डेटा के मेमोरी एड्रेस को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है जिसे रीड या राइट करना होता है। एड्रेस बस एक 16 बिट बस है जो 8085 को इतनी मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने की अनुमति देता है। अब देखो क्या है कि 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 यानी ये होता है नंबर, क्या नंबर होता है, 65,536, 65,536। तो इतने डिफरेंट लोकेशंस के लिए ये क्या कर सकता है, इतने डिफरेंट लोकेशंस के लिए बाइनरी जनरेट कर सकता है, बाइनरी जनरेट कर सकता है, ठीक है। इतने डिफरेंट लोकेशंस के लिए ये क्या कर सकता है, बाइनरी जनरेट कर सकता है, ठीक है। अब ये डेटा बस लिखा है, ये 8 बिट का बस है जो 8085 को एक बार में 8 बिट डेटा ट्रांसफर करने की अनुमति देता है, ठीक है। एक बार में कितने बिट को ये ट्रांसफर कर सकता है, 8 बिट को ट्रांसफर कर सकता है। कितने बिट को बेटा, 8 बिट को ट्रांसफर। तो डेटा बस का यूज इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशंस के लिए किया जाता है, जहां माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कोड को फेच करता है और उसे डिकोड करता है। अब देखो एड्रेस बस और डेटा बस के कॉम्बिनेशन से 8085 एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट और कंट्रोल कर सकता है, जिससे वह अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है और विभिन्न ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इट यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये सब मैं बता दिया हूँ। अब देखो सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल क्या होता है। सीरियल इनपुट या आउटपुट कंट्रोल या सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा का उपयोग करके सीरियल डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। अब देखो 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये सीरियली डेटा को इन करेगा और सीरियली डेटा को आउटपुट करेगा। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर और एक्सटर्नल डिवाइस, जो मैंने ये लिखा है, एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में जब क्या करना होता है, डेटा को ट्रांसफर करना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम किसका यूज करते हैं, इसका सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल का यूज करते हैं। अर्थात एक समय में एक बिट सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब है बिट बाय बिट कम्युनिकेशन होता है। एक बार में एक बिट जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी। 8 बिट को जाने के लिए 8 टाइम में जाएंगे, ठीक है। 1 बिट बाय बिट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो एक समय में एक बिट
8085 में सीरियल कम्युनिकेशन के लिए एक सीरियल आईओ पोर्ट SID/SOD होता है। ठीक, तो SID पिन को सीरियल इनपुट के लिए, SOD पिन को सीरियल आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। सीरियल कम्युनिकेशन का टाइमिंग और कंट्रोल 8085 के इंटरनल सर्किटरी द्वारा मैनेज किया जाता है। इंटरनल सर्किटरी द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 8085 में दो स्पेशल पर्पज रजिस्टर भी हैं, जो सीरियल कंट्रोल रजिस्टर है और सीरियल शिफ्ट रजिस्टर है, जिन्हें सीरियल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने और मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। तो भैया आप यदि इसको याद कर लें, इस पॉइंट को, तो आपके पास प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि ये किसी को याद नहीं होता वैसे। ठीक है, और यदि आप नहीं याद करते तो आप भी भीड़ में रहना चाहें तो आपकी मर्जी, मेरा काम है सब कुछ बताना। अब देखो क्या है, ये आर्किटेक्चर को यहाँ तक जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसको क्या किया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यदि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं। इतना डिटेल में लिखेंगे तो एक क्वेश्चन 5 पेज में आएगा, 5 पेज में आएगा। लेकिन आप कहेंगे सर यदि लिखना इतना डिटेल में जरूरी नहीं तो आपने पढ़ाया क्यों? यदि कोई क्वेश्चन इसमें से 5 नंबर का स्पेसिफिक आ जाता है, घुस के पूछ लेता है, ठीक है, तो 5 नंबर का, जैसे सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल को समझाइए तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फ्लैग रजिस्टर को समझाइए तो 5 नंबर का आएगा। स्टैक पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर को समझाइए तो 5 का आएगा। टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट को समझाइए तो 5 नंबर का आएगा। लेकिन आपको आर्किटेक्चर जब पूछेगा तो आर्किटेक्चर बनाना है, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, और प्लस में जो ये मैंने लिख दिया है, ये देखिए कि इसमें जो है ये वाला देखो, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर 3 फंक्शनल ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर एरे और टाइमिंग एंड कंट्रोल। तो इस सबको मैंने इसमें लिख दिया है, ये 3-4 पेज में हो जाएगा ये एक। ठीक है, ये रजिस्टर एरे है, इसमें लिखा हुआ है। रजिस्टर एरे के बाद जो है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, इंटरप्ट कंट्रोल, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो बस अब इसके बाद जो है हम नया टॉपिक जो पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि 8085 में क्या होता है, काम कैसे होता है, मतलब इंस्ट्रक्शन कैसे प्रोसेस किया जाता है, और बस स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विथ ईसी अड्डा। थैंक यू।